इस तस्वीर में जो आप ये छोटा सा डॉट देख रहे हो, शायद आपको ये मामूली लगे, लेकिन हो सकता है ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे चौंकाने वाली खोज हो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये एक रहस्यमय स्पेसक्राफ्ट भी हो सकता है जो कई स्टार सिस्टम पार करके सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर में काम करने वाले मशहूर खगोल शास्त्री पीटर वेरिस ने कंफर्म किया कि उन्होंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ट्रैक किया है जो लंबे समय से सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रहा है, और वो भी हमारी पृथ्वी की ओर। शुरुआत में इसे रैंडम एस्ट्रॉइड समझकर इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन जब इस पर गहराई से रिसर्च की गई तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में नहीं बल्कि बाहरी अंतरिक्ष से आया है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ही हमारे इक्विपमेंट में स्पॉट किए गए हैं। तो आखिर ये चीज क्या हो सकती है, और जो पहले 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आए थे उनका क्या हुआ था, एंड आखिर में ये एक्चुअली में आ किस दिशा से और कौन से ग्रह से रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, इन शॉर्ट एट लास्ट, जिसका काम होता है अंतरिक्ष में ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना जिनकी पृथ्वी से टक्कर हो सकती है। पीटर वेरिस ने 25 से 29 जून तक चलने वाले अपने सर्वे में इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया, जिसे पहले A11PL3Z नाम दिया गया था। लेकिन इस बात को कैलकुलेट करने के लिए कि इसके पृथ्वी से टकराने के चांस कितने हैं, इस ऑब्जेक्ट की मैनुअल स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग में अगर टकराव के आसार ज्यादा बनते हैं तब फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए अलर्ट जारी किया जाता है। अब देखो, ट्रैजेक्टरी में टकराव के खास आसार नहीं बने, मगर एक बात जरूर सामने आई कि ये ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है पर हमारे सौर मंडल का नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि इसका जो ऑर्बिट था वो 6 से 11.6 की एक्सेंट्रिसिटी के साथ हाइपरबोलिक आर्क में था, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अगर किसी कॉस्मिक बॉडी का ऑर्बिट परफेक्टली सर्कुलर होता है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर या पास जाता है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी भी बढ़ जाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेंट्रिसिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है तो ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, जो सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और मेजर ऑब्जेक्ट्स में पाया जाता है। और अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्बिट पैराबोलिक है, जो ज्यादातर उन ऑब्जेक्ट्स में दिखाई देता है जो हमारे सौरमंडल के बिल्कुल बॉर्डर यानी बिल्कुल एज में स्थित होते हैं, ऊट क्लाउड के पास। लेकिन जिनकी एक्सेंट्रिसिटी 1 से भी ज्यादा होती है उनका ऑर्बिट हाइपरबोलिक होता है, यानी वो ऊट क्लाउड से भी दूर होते हैं, जहाँ पर सन का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। अब ऊट क्लाउड की ये बाउंड्री जहाँ तक सूरज का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस रहता है वो सूरज से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी 298 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और इस बाउंड्री के बाहर से जो कुछ भी हमारे सौरमंडल में आता है उसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इस ऑब्जेक्ट की एक्सेंट्रिसिटी 6 थी और ये 1 से काफी बड़ी है, इसी वजह से इसे इंटरस्टेलर डिटेक्ट किया गया और इसलिए फिर इसका नाम बदलकर 3I एट लास्ट रख दिया गया। लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम में घुसने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नहीं है। इससे पहले भी सदियों पुराने स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के बाहर से पृथ्वी के पास आए हैं, और उन दोनों के नाम सुनते ही आप इस बात की गहराई को खुद ब खुद समझ जाएंगे। 19 अक्टूबर 2017 के दिन हवाई के पेन स्टार्स 1 टेलीस्कोप में ये चीज कैद हुई थी, जिसकी शेप तो लोगों को अजीब लग ही रही थी, क्योंकि ऐसा कभी भी पहले कुछ नहीं देखा गया था। लेकिन इसमें लोगों का इंटरेस्ट तब और ज्यादा बढ़ गया जब उन्हें ये पता चला कि ये ऑब्जेक्ट तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये तस्वीर है ओमुआमुआ की, ह्यूमन हिस्ट्री का खोजा गया सबसे पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, जो आखिर था क्या इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स आगे चलकर जनरली कॉमेट डिटेक्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन 9 सितंबर 2017 के दिन जब ये स्ट्रक्चर सूरज के पास से गुजर रहा था, उस वक्त इससे किसी भी तरह की शाइनिंग गैस नहीं निकल रही थी। और ये तब डिटेक्ट की जाती है जब गर्मी की वजह से सूरज के पास से गुजरते हुए कॉमेट्स की बर्फ पिघलने लगती है, जिसका मतलब है ये कॉमेट तो बिल्कुल भी नहीं था और इसके एस्ट्रॉइड होने के चांसेस भी काफी कम थे, क्योंकि इसका आकार काफी लंबा था और इस तरह के एस्ट्रॉइड जल्दी पाए नहीं जाते। पर कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। एविडेंस बताते हैं कि ओमुआ नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा था। नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो उसका मूवमेंट ऐसा नहीं था जैसा कि वो किसी ग्रेविटेशनल बॉडी से बंधा हुआ हो, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे एक्सट्रीमली आगे की तरफ पुश कर रही हो।
ठीक वैसे ही जैसे किसी गाड़ी का इंजन उसे एक पुश देता है, बिल्कुल वैसे ही ओमुआमुआ भी आगे की ओर बढ़ रहा था। अब आखिर उस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को कौन सी चीज धक्का दे रही थी, कोई इंजन या कोई अनजाना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, ये हम कभी पता ही नहीं लगा सके, क्योंकि साल 2018 आते आते वो सोलर सिस्टम से भी बाहर चला गया था। मगर हिस्ट्री ने अपने आप को दोबारा से दोहराया। 30 अगस्त 2019 के दिन एक इमेच्योर एस्ट्रोनॉमर गनेडी बोरिजोन ने एक कॉमेट स्पॉट किया जिसके ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी करीब 3.36 के बराबर थी, जो ये बताता है कि ये सौरमंडल के बाहर से हमारे यहाँ पर आया है। मगर 400 से 1000 मीटर की चौड़ाई वाला ये कॉमेट 2I बॉडीसो बिल्कुल किसी नॉर्मल कॉमेट की तरह दिख रहा था और एक्ट कर रहा था, जहां 32 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सौरमंडल में घूमने के बाद ये जल्द ही बाहर भी चला गया, जिस वजह से इसके यहाँ ठहरने का समय इतना कम था कि इससे ज्यादा कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सका। अब जहाँ ओमुआ की वजह से ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि सभी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स एलियन स्पेसशिप हो सकती हैं, वहीं बोरिसोव ने इस गलतफहमी को दूर करते हुए इंटरनेशनल स्पेस के ऑब्जेक्ट को भी सौरमंडल की तरह नॉर्मली प्रोजेक्ट किया। और तो और इसका रेशियो ठीक 50-50 का था, जिसकी क्लियरिटी के लिए जरूरत थी एक तीसरे ऑब्जेक्ट की। और आखिरकार वो हमें मिल ही गया जून 2025 में I3 एट लास्ट के रूप में। सैजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन के डायरेक्शन में आने वाला ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करीब 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा था। ये अब तक पाए जाने वाले किसी भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और अगर आप गौर करें तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी भी बाकी के दोनों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। मतलब बहुत हाई चांस है कि ये उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले ज्यादा दूर से आया है। नाउ करेंटली 60 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा ये ऑब्जेक्ट इस समय सबके लिए इंटरस्टेलर स्पेस को समझने की सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है। मगर हाँ, इससे रिलेटेड दो सवाल बेशक आप सभी के मन में चल रहे होंगे। पहला सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, और दूसरा ये कि क्या ये हमारी पृथ्वी से टकराकर इसे तबाह कर सकता है या नहीं। देखो, इनिशियली जो एटलास ने कैप्चर किया था उसमें तो इस ऑब्जेक्ट के आसपास कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया गया, और इसका मैग्नीट्यूड भी सिर्फ +8.8 का है। मैग्नीट्यूड को आप इस तरह से एक यूनिट मान सकते हैं जो ये बताता है कि कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा ब्राइट या फिर कितना ज्यादा डम दिखता है। जिस चीज का मैग्नीट्यूड जितना कम होता है वो ऑब्जेक्ट उतना ब्राइट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे सूरज का मैग्नीट्यूड -26.832 है, और आकाश में छोटे मोटे टेलीस्कोप द्वारा देखे जाने वाले तारे भी करीब +6 के मैग्नीट्यूड के होते हैं। मगर +18.8 ब्राइटनेस के मामले में इतना धुंधला नंबर है कि इसे सिर्फ बड़े बड़े टेलीस्कोप द्वारा ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, और वो भी तब जब इस चीज को ही स्पेसिफिकली फोकस में रखा जाए। काम मुश्किल था, पर फिर भी अभी तक जितनी भी रीडिंग्स आई हैं उनमें से कुछ टेलीस्कोप ने इसके आसपास गैसेस को डिटेक्ट किया है, और ऑफिशियली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1 या 2 टेलीस्कोप ने इसके पीछे टेल्स को भी देखा है। सूरज के पास आने के बाद कॉमेट्स के पीछे से जो ये रोशनी निकलती है इसे कॉस्मोलॉजी की भाषा में टेल या कोमा कहा जाता है। और क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के आसपास आइडेंटिकली गैसेस के साथ साथ इसके पीछे कॉमेट्स जैसी पूंछ भी रोशनी के रूप में दिख रही है, इससे ये बात 90% क्लियर हो जाती है कि ये कोई एलियन स्पेसशिप या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल सा कॉमेट है और यहाँ से होकर गुजर रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर कि क्या ये हमारी पृथ्वी से टकराकर इसे तबाह कर सकता है। तो सुनो, डायनासोर का खात्मा करने वाले चिक्सलूब एस्टेरॉयड का डायमीटर करीब 10 किलोमीटर था, और 3I एटलास का डायमीटर उससे 2 गुना ज्यादा यानी कि 20 किलोमीटर तक का है। मतलब कि ये तबाही तो डेफिनेटली मचा सकता है, मगर इसका टकराना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इसकी ट्रैजेक्टरी पे। देखो, अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब ये कॉमेट जुपिटर के ऑर्बिट में पाया गया था, और अभी कुछ समय तक इसके वहीं पर रहने के आसार हैं। जुपिटर के ऑर्बिट को क्लियर करने के बाद ये सीधा मार्स के ऑर्बिट में आएगा, जहां अक्टूबर के 2nd या 3rd वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये मंगल से करीब 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर पहुंचकर मंगल ग्रह के सबसे करीब से होकर गुजरेगा। और फिर इसके ट्रैजेक्टरी के टर्न को देखते हुए अभी के हिसाब से जो प्रिडिक्शन सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग 19 अक्टूबर 2025 के दिन ये पेरिहेलियन पहुंचकर सूरज के सबसे करीब से गुजरेगा, जब इसकी और सूरज के बीच की दूरी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से थोड़ी कम होगी। और फिर उसी पॉइंट पर सूरज की ग्रेविटी की वजह से इसके ऑर्बिट की ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी ही सही पर बैंड हो जाएगी, जिससे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी
और आने वाले कुछ सालों बाद ये उसी दिशा में हमारे सोलर सिस्टम को एग्जिट कर देगा। अक्टूबर के बाद 19 दिसंबर 2025 के दिन पृथ्वी से 1.78 प्लस माइनस 0.07 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से गुजरेगा, जो इतनी ज्यादा दूर है कि टकराव के चांस बन ही नहीं सकते। तो फाइनली ये पृथ्वी की तरफ आएगा ही नहीं और फिर इसी क्लोजेस्ट अप्रोच से वापस जुपिटर की ओर ट्रेवल करता हुआ सोलर सिस्टम से बाहर निकल के अंतरिक्ष में चला जाएगा। हालांकि हम सेफ भले ही हैं, पर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को क्लोजली स्टडी करने का, क्योंकि इसके जाने के बाद अगला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कब आएगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी के प्लान के हिसाब से हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन विंडोज हैं। पहली तब जब ये मार्स के पास से गुजरेगा, उस वक्त मंगल ग्रह पर मौजूद सभी ऑपरेशनल ऑर्बिट्स जैसे कि रिकॉग्निशनेस मेवन और तियानवान के द्वारा इसके ज्यादा से ज्यादा डेटा को कैद करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी विंडो हमें दिसंबर में होने वाले क्लोजेस्ट अप्रोच में मिलेगी, जहां तभी से न्यूली ऑपरेशन वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी के ऑप्टिकल टेलीस्कोप द्वारा कैद किया जाएगा और तभी हमें इसकी सबसे क्लियर इमेजरीज मिल पाएंगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, और अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।